हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BHU PET 2021 एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाई थी, BHU के एग्जामिनेशन शेड्यूल आपके रिलीज़ हो चुका है और आपका जो एमएससी फिजिक्स का पेपर है वो आपका 28 सितंबर को होने वाला है। तो काफ़ी कम दिन आपके पास बचे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये वीडियो सीरीज़ आपको जरूर हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन Sommerfeld model of atom the orbit characterized by a particular principal quantum number n and different azimuthal quantum number n theta 1 2 3 have। इनके लिए हमें बताना है कि इनके लिए क्या होगा, सेम एनर्जी होगी या फिर एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद एन थीटा होगी, एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद एन थीटा होगी या फिर नो एसोसिएट एनर्जी। तो इनके लिए क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो सेम होगी क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसका रीज़न भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लीजिए। In Sommerfeld model of atom, both radial and angular quantization has assumed in order to explain fine structure of atomic line, but energy depends on radial quantization only। जो एनर्जी होती है वो रेडियल क्वांटाइजेशन पर ही डिपेंड करती है। एंगुलर क्वांटाइजेशन जो होता है वो उसके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, एटम के फाइन स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो एनर्जी है वो रेडियल क्वांटाइजेशन पे ही डिपेंड करती है। तो रेडियल क्वांटाइजेशन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे सिर्फ ए नहीं गिवन है, जो कि एनर्जी डिसाइड करता है, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। और एंगुलर क्वांटाइजेशन जो होता है वो आपके एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताती है, जिससे हमें ओरिएंटेशन पता लगता है। तो यदि यहाँ पे ओरिएंटेशन आता तो ओरिएंटेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है, तो एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो CU सेट और IIT JEM का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो BSU के एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस फॉलो करते हैं ये BHU के अंदर जो BSc ऑनर्स फिजिक्स का सिलेबस है वो ये सिलेबस फॉलो करते हैं। तो यदि किसी को सिलेबस जानना है कि BHU एमएससी फिजिक्स का सिलेबस क्या है, तो वो BHU की वेबसाइट से जा करके BHU की जो ऑनर्स का कोर्स है, BSc ऑनर्स का जो कोर्स है फिजिक्स का, वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो उसको फॉलो करता है। तो आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टर्न गेलाज एक्सपेरिमेंट वगैरह है, ये अपन को CU सेट के एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। ऊपर भी अपन ने सोमरफेल्ड डिस्कस किया, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये BHU में जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार आप सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, और ये अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। एक्सपेरिमेंट के डायरेक्ट वहाँ पे रिजल्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें गिवन है, स्टर्न गेलाज एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ। तो हमारे पास स्टर्न गेलाज एक्सपेरिमेंट के बारे में हमसे पूछ लिया गया कि हमें क्या बताता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमें करेक्ट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में हमें ये बताता है। तो इसके दो आउटकम्स हैं, मैंने यहाँ पे दोनों आउटकम्स लिख दिए हैं। पहला आउटकम आपको पता लगता है ओरिएंटेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में अपन को पता लगता है। सेकंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगता है। ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता लगता है। इसके दो आउटकम्स ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन था, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट μL टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो हमको इन दोनों का रेशियो बताना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंट, इन दोनों का रेशियो हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, E अपॉन टी, तो चार्ज माइनस E हो जाएगा। टाइम के लिए अपन यहाँ पे 2π अपॉन v लेंगे। ठीक है ना, इस केस में क्या होगी, 2πr होगी, जहाँ पे v उसकी वेलोसिटी। तो इस डिस्टेंस अपॉन अपन स्पीड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है ना, तो चार्ज क्या होता है हमारे पास, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो E अपॉन टाइम आएगा, टाइम भी अपन ने 2πr अपॉन v रख दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास EV अपॉन 2πr। ये डेरिवेशन जरूर ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा डेरिवेशन आपको कराया। तो मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो होता है हमारे पास करंट इनटू एरिया। तो करंट की वैल्यू है EV अपॉन 2πr। एरिया क्या होगा, सर्कल के लिए πr स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे, और जो हमारे पास इक्वेशन आएगी पाएगी EVR/2। इसको ऊपर नीचे पर m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर बनेगा EMVR/2m। यहाँ पे MVR जो है उसको अपन कैपिटल L बोलते हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास जो म्यू है वो बन जाएगा माइनस का EL/2m, और जो हमारे पास L होता है वो होता है हमारे पास h क्रॉस √LL+1। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो म्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का EH क्रॉस/2m √LL+1। ठीक है,
और जो यहाँ पे ई एच क्रॉस बाय 2m है, ये हमारे पास बोर मैग्नेटोन होता है, ई एच क्रॉस बाय 2m, ठीक है। तो इसकी जगह ने म्यू भी यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। और एल एल प्लस 1 की जगह यहाँ से अपन ने कैपिटल एल बाय एच क्रॉस यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ से जब आप रेशियो निकालोगे म्यू एल अपॉन एल का, तो आएगा माइनस का म्यू बी बाय एच क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेटोन है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन ऑफ, हमको बताना है कि लार्मर फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, किस प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सी है वो इसमें करेक्ट है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन अपन एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, ये आपका ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। और जो सी है आपका वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम जे अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। और जो डी ऑप्शन है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन डी है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। तो आपके पास लार्मर फ्रीक्वेंसी के लिए जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम जे का एक्सटर्नल मैग्नेटिक बी के अराउंड क्या होगा, यहाँ पे प्रिसीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले कि लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लार्मर प्रिसीजन क्या होता है, वो भी आप देख लीजिए। तो प्रिसीजन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अराउंड, यहाँ पे टी है, अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लार्मर प्रिसीजन, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो प्रिसीजन होता है उसी को अपन लार्मर प्रिसीजन बोलते हैं। और इस प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को अपन लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दो केस और ध्यान रखिएगा। प्रिसीजन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। और यदि अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो प्रिसीजन ऑफ जे यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड क्या होता है, प्रिसीजन होता है। इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी एंड लार्मर प्रिसीजन के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो है द मीन स्पीड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। एन आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल को, और जो वी आई है वो उनकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीन पार्टिकल्स हमारे पास है, तीनों की स्पीड अपन को गिवन है, अपन को उसकी मीन स्पीड निकालनी। तो मीन स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू समेशन एन आई वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एन आई। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 + 16 + 72 बाय 14 विच इज इक्वल टू 6.42 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि जो वी स्क्वायर आर एम एस होगा उसकी यूनिट देख के भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो होती है हमारे पास √2kT/m, और जो RMS वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास √3kT/m। तो इन दोनों का रेशियो आप लोगे तो V मोस्ट प्रोबेबल डिवाइड बाय V RMS इज इक्वल टू √2/3। आपके पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बार BHU में पूछा गया, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके रिजल्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको भी ध्यान रखिएगा, वो होती है अपने पास 8πkT/3m, वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसका मुझे आप फॉर्मूला करेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीनों में रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल गैस एट प्रेशर P and temperature T is 2 × 10⁵ सेंटीमीटर। द मीन फ्री पाथ एट प्रेशर P/2 टेम्परेचर 2T विल बी, ठीक है। तो P और T टेम्परेचर के लिए जो मीन फ्री पाथ है मेरे को वो गिवन है 2 × 10⁵ सेंटीमीटर। अपन को जब प्रेशर अपन आधा कर देंगे और टेम्परेचर जब दुगना कर देंगे तब अपन को क्या बताना है, मीन फ्री पाथ की वैल्यू बतानी है। तो जब हमारे पास जो लेमडा होता है मीन फ्री पाथ होता है वो होता है हमारे पास KT/σP। तो मीन फ्री पाथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है λ1 = KT/σP, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपन प्रेशर की जगह पे क्या रख देंगे, P/2, टेम्परेचर की जगह 2T रख देंगे, तो जो λ2 आएगा वो आएगा हमारे पास 4 KT/σP। तो दोनों इक्वेशन को आप जब कंपेयर करोगे तो जो λ2 है वो 4 λ1 के इक्वल आएगा। λ1 की वैल्यू रख दीजिए 2 × 10⁻⁵। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा 8 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फॉर एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनक्लोजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनक्लोजर के लिए यदि प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपांशन हो तो कौन सा इसमें से इक्वेशन करेक्ट रहेगी। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए आपको याद होगा पीवी की पावर गामा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यदि अपन फोटोन को एज अ मोनोटोमिक गैस माने तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू है 4/3 आएगी। उसके बाद अपन को लगानी है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल 1 लिया है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। यहाँ से अपन यदि पी निकालें तो आएगा आर टी अपॉन वी। इसकी वैल्यू इक्वेशन इसमें रख दीजिए। तो आर टी अपॉन वी, वी की पावर गामा, वी ऊपर चल जाएगा और ठीक है। तो टी वी की पावर गामा -1 ठीक है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। गामा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो टी वी की पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। आर भी कॉन्स्टेंट ही, इसको उधर भेज दीजिए। तो हमारे पास जो टी वी की पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ एन आइसेंथेल्पिक कर्व एट एनी पॉइंट ऑन अ टी पी डायग्राम टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम इज कोल्ड। ठीक है, तो ये क्या होती है ये अपन को बताना है। ठीक है, ऑप्शन में आपके बार एक बार रीड कर देता हूँ। जूल कोफिशिएंट, जूल केल्विन कोफिशिएंट, वांडरवाल कोफिशिएंट या फिर वायरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो स्लोप जो टीपी डायग्राम की होती है वो होगी हमारे पास डेल टी बाई डेल पी होगी आइसेंथेल्पिक कर्व के लिए। ठीक है, तो डेल टी बाई डेल पी एट आइसेंथेल्पी यानी कि एंथैल्पी पर ये हमारे पास म्यू के इक्वल होता है, यानी कि जूल केल्विन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट ध्यान रख लीजिएगा, जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चन से आपको एक बार अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन से डील करना है, कैसे एक्सपेरिमेंटल वहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। थोड़ा सिलेबस अलग है क्योंकि इसका IIT से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लोएस्ट टेम्परेचर। ये अपन को मिनिमम टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पे काम आएगी। लिक्विफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। एडियामैग्नेटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट्स के द्वारा आप मिनिमम टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ऐसी वीडियो सीरीज आती रहे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपका जो MSc फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है BHU का, वो आपका 28 सितंबर को होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।